हेलो एवरीवन, वेलकम टू WTI टॉक्स। पाकिस्तान में इस वक्त जो सबसे इम्पॉर्टेंट डोमेन, एस्पेक्ट, थीम, जो मेन टॉपिक चल रहा है वो सिर्फ एक है, दैट इज़ इकोनॉमिक्स। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस की तरफ मुल्क जा रहा है। श्रीलंका की तरह डिफ़ॉल्ट की बातें हो रही हैं, क्या हम डिफ़ॉल्ट करेंगे? डॉलर क्या 250 टच करेगा या 200 से नीचे आएगा? हमारा बजट क्या गरीब आवाम के लिए कोई रिलीफ लेके आएगा या मज़ीद हालात बदतर होंगे? इन सब क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए आज हमने जिस पर्सनैलिटी को इनवाइट किया है, ही इज़ मिस्टर अली खिज़र। इनका मोर देन 15 ईयर्स, 15 साल से ज़्यादा का इकोनॉमिक जर्नलिज्म, इकोनॉमिक कमेंट्री के ऊपर एक्सपीरियंस है। ही वॉज द वन हु पायनियर्ड, हु फाउंडेड द बिजनेस रिसर्च डिपार्टमेंट इन द बिजनेस रिकॉर्डर न्यूज़पेपर, जिसके आर्टिकल्स पाकिस्तान की इकॉनमी पे, पाकिस्तान की पॉलिटिकल इकॉनमी पे एक नहायत ही अनबायस्ड और एक बैलेंस्ड ओपिनियन प्रोवाइड करते हैं ऑन डेली बेसिस। वेलकम टू द शो सर। अच्छा सर, सबसे पहले तो बताइए बिगर पिक्चर क्वेश्चन कि जो इस वक्त फिस्कल मिसमैनेजमेंट है या इकोनॉमिक मैनेजमेंट है, काफ़ी डिबेट चल रही है, हाउ मच ऑफ इट कैन बी एट्रीब्यूटेड टू PTI, उनकी पॉलिसीज़, कितनी पेंडेमिक के ऊपर हम एट्रीब्यूट कर सकते हैं और कितना ही आप बताएंगे कि ये लॉन्गर टर्म इशूज़ चल रही हैं? मतलब इसमें क्या हर एक एरा की, हर एक स्टेक होल्डर की कंट्रीब्यूशन है? ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपका। मतलब आप ये अगर कहेंगे कि जो आज जो हालात हैं, जो हमारी ये अल्लाह ना करे डिफ़ॉल्ट लाइक सिचुएशन थी अभी कुछ दिनों पहले तक, जो अब लग रही है कि वो हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि IMF आ जाएगा, तो इसकी वजह पिछले 3 साल की मिसमैनेजमेंट है। तो बट पिछले 3 साल में देखें तो उससे पिछले 30 साल की मिसमैनेजमेंट की बात होती है। तो अब और दूसरा ये कहा जा रहा है कि अब 1 साल में हम सब ठीक कर देंगे और ये सब ठीक हो जाएगा। तो हम अगर ये कहें कि 33 साल की मिसमैनेजमेंट 1 साल में ठीक हो जाएगी, वो भी गलत है। तो एक तो ये है कि PTI का सिर्फ कसूर नहीं है, ये एक प्रोसेस चल रहा है, एक स्ट्रक्चर इकोनॉमी का चल रहा है। उस स्ट्रक्चर के अंदर रेंट सीकिंग एलिमेंट्स हैं, उस स्ट्रक्चर के अंदर गवर्नमेंट का फुटप्रिंट बहुत ज़्यादा है, उस स्ट्रक्चर के अंदर इनएफिशिएंसीज बहुत ज़्यादा है, उस स्ट्रक्चर के अंदर जो है वो इनडायरेक्ट टैक्सेशन ज़्यादा है, उस स्ट्रक्चर के अंदर बहुत सारे और इश्यूज़ हैं। उन इश्यूज़ की वजह से जो है इकॉनमी जो है हमारी जो है एक वो सस्टेनेबल पाथ में नहीं मूव कर पा रही। हमारी इकॉनमी जो है, जिसको हम कहते हैं ना बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, जो है वो बहुत फ्रीक्वेंट होते जा रही हैं। हमारी इकॉनमी के अंदर वो जो ट्विन डेफिसिट है, जो फिस्कल डेफिसिट होता है और वो आपको फीड करता है करंट अकाउंट डेफिसिट में, वो ट्विन डेफिसिट प्रॉब्लम जो है वो परपेचुएट हो रहा है। और आप देखें तो 1998 में हमारे क्राइसिस आया, 2008 में क्राइसिस आया, 2018 में क्राइसिस आया और अब 2022 में क्राइसिस आया। और अगर हम पॉलिटिक्स और बाकी फैक्टर्स को बीच में से निकाल दें तो इकोनॉमिक फैक्टर्स को देखें इन टर्म्स ऑफ द SPP रिजर्व्स एज अ परसेंटेज ऑफ करंट अकाउंट डेफिसिट, तो वो 98, 2008 और 2022 के लेवल तकरीबन एक जैसे है, बल्कि 98 और 2008 के जो लेवल्स थे वो आज से भी ख़राब थे थोड़े से रिलेटिवली, और 2018 ज़रा सा मार्जिनल सा बेहतर था। बट ये क्राइसिस सारे इकट्ठे चलते रहे हैं। ये क्राइसिस थोड़ा मैग्नीट्यूड जो थोड़ा ज़्यादा आया तो उसकी वजह ये थी कि यहाँ पे पॉलिटिकल ओनरशिप नहीं है। अगेन वो पॉलिटिकल ओनरशिप नहीं है कि जब PTI ने देखा कि हमारी हुकूमत जा रही है तो उन्होंने वो कहा कि जी PDM के प्लेट में डाल दें। PDM ने देखा यार कि हमें साल सवा साल पूरी हुकूमत करने का मौका नहीं मिलेगा, और IMF तो बिल्कुल बात नहीं मान रहा, और साल सवा साल हुकूमत भी कर लेंगे तो इकॉनमी को हम इस मतलब एक स्टेबलाइजेशन पाथ पे ही रहेगी, इसमें कोई ग्रोथ मोमेंटम नहीं ला सकेंगे। तो उन्होंने कहा यार हम अपनी जान छोड़ते हैं और ये किसी और की प्लेट में डाल देते हैं, जो लाए हैं उनकी प्लेट में डाल देते हैं। वो जो लाए हैं वो कहते हैं कि जी हम केयर टेकर की प्लेट में डाल देते हैं, बट वो केयर टेकर के इश्यूज़ बहुत ज़्यादा आ रहे थे, वो बजट नहीं दे सकता, वो नहीं दे सकता। तो फिर ये वापस अब ये है कि PDM ही फ़िलहाल इसको लेके चल रहा है। बट पॉइंट कमिंग बैक टू योर बेसिक क्वेश्चन कि ये जो स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स इश्यूज़ हैं, जो इकॉनमी के इश्यूज़ हैं, ये सिर्फ PTI के नहीं, ये पिछले 30-40 साल से चल रही हैं। और ये इसके दरमियान बहुत सारी वजूहात हैं। इसके दरमियान वजूहात ये है कि 1960s तक पाकिस्तान के लिए दुनिया भर में एक इंडस्ट्रियलाइजेशन का ज़माना था। पाकिस्तान में भी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई, PIDC बना, गवर्नमेंट के डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट आए, उन्होंने फाइनेंसिंग की ज़बरदस्त किस्म का, और एक अच्छा ग्रोथ मोमेंटम था पाकिस्तान के अंदर। हाइड्रो प्रोजेक्ट्स लगे, पर नए डैम्स आए, सारा कुछ ज़बरदस्त। उसके बाद फिर जो हुआ, उस वक्त आपके मुल्क में ना ब्रॉड बेस्ड करप्शन थी, ना उसमें आपकी ब्रॉड बेस्ड नेपोटिज्म था।
उस ज़माने में आपके मुल्क के अंदर मेरिट पे काम होता था, और दूसरा ये था कि लोग वॉलंटरली टैक्स भी पे करते थे, और एक चोरी का कल्चर नहीं था। 70s के अंदर एक कम्युनिज्म का एक पूरा सिलसिला आया, वो दुनिया भर में एक वेव थी। भुट्टो साहब ने उस वेव को लेके पाकिस्तान के अंदर नेशनलाइजेशन की। उस नेशनलाइजेशन के बहुत सारे ड्रॉबैक्स रहे। उसके बाद जो है 90s के बाद प्राइवेटाइजेशन हर एक प्राइवेटाइजेशन की लगातार और कुछ प्राइवेटाइजेशन हुई, बहुत सारी नहीं हुई, और गवर्नमेंट का फुटप्रिंट जो बहुत ज़्यादा पड़ा, उसकी बहुत सारी वजूहत। नेशनलाइजेशन की उस वक्त, उस नेशनलाइजेशन की में करप्शन उस तरह नहीं थी, लेकिन उसका मुल्क को बड़ा नुकसान हुआ, और प्राइवेटाइजेशन जिसकी सब बात करते हैं बिल्कुल ठीक करते हैं। लेकिन 80 की दिहाई में हुआ ये कि 80 की दिहाई में जब ज़िया-उल-हक साहब का ज़माना आया, तो उस वक्त मुल्क के अंदर कुछ ऐसा पैसा आना शुरू हुआ जो पैसा ब्लैक ही रहना चाहता था। वो ऐसा पैसा आना हुआ जो डॉक्यूमेंट नहीं होना चाहता था। वो ऐसा पैसा आया जो कि एक आपके अंदर एक कल्चर जो है ना ब्लैक इकोनॉमी का, जिसने आपके अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया। वो कल्चर ब्लैक इकोनॉमी का किया, वो अफगान वॉर थी, क्या था, वो पैसा कैसे आता था, बट वो मुल्क के अंदर वो एक सिलसिला शुरू हो गया। वो मेरे ख्याल में बीज डाले गए इस मुल्क में सही तरह की करप्शन के। उससे पहले इस मुल्क में करप्शन जिस दुनिया के बहुत सारे और अच्छे ममालिक में कम होती है, इस मुल्क में भी बहुत कम करप्शन थी। तो उसने उस मुल्क के अंदर करप्शन का वो बीज डाला। उसने इस मुल्क के अंदर ये अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी और ब्लैक इकोनॉमी का बीज डाला। उसने उस मुल्क के अंदर क्लाशनकोफ और जो आपका पेजेरो का वो कल्चर डाला। ठीक है जी। उसके बाद ये हुआ कि 80 की दिहाई में फिर पॉलिटिशियन जो आए, वो पॉलिटिशियन ऐसे आए कि वो पॉलिटिशियन भी इस चीज़ पे वो बिज़नेस कम्युनिटी से आए, ट्रेडर कम्युनिटी से आए, इंडस्ट्रियलिस्ट आए। वो बिज़नेस कम्युनिटी के लोग ये करते थे कि पैसा लगाओ, पैसा ला के आप हुकूमत लो, और उसके बाद इलेक्शन में उसके बाद उसको पैसा लो। फिर उसमें एक हुकूमत आई जो SRO के ऊपर चलती थी। मसलन वो एक हुकूमत थी कि जी SRO सुबह आता था, उस 100 सवा 150% ड्यूटी हुआ करती थी स्टील पे। वो एक हुकूमत जो थी जो वक्त की थी, उनका वो स्टील का कारोबार था। वो आता था जी, वो SRO आ जाता था जी, ड्यूटी माफ़ है, अगले दिन वो ड्यूटी दोबारा लग जाती थी। तो ऐसे वाइट कॉलर क्राइम हुआ। ऐसे फिर इलेक्शन में पैसा फेंका गया। 90s के अंदर बेनज़ीर ने कहा कि अगर मैं करप्शन ना करूं तो मैं इलेक्शन नहीं लड़ सकती। कोई इलेक्शन में पैसा ले आए, हमारे जो राइवल हैं वो पैसा ले आए, जो भुट्टो साहब वो जो ज़िया साहब जिनको लाए थे वो पैसा ले आए, और आज वो आपको पता है पावर में कितने स्ट्रांग है। तो वो उसके बाद एक सिलसिला शुरू हुआ 90s के अंदर। फिर वो चीज़ जो है वो इंस्टीट्यूशनलाइज हो गई, वो चैनलाइज हो गई कि इलेक्शन होते ही ऐसे हैं और इस तरह होता है। फास्ट फॉरवर्ड वही चीज़ आज चलती रही है, और बीच में कोई भी हुकूमत बहुत ज़्यादा काम नहीं कर सकी। बीच में कुछ साल थे जो इकॉनमी के लिहाज से 2003 से लेके 2007 तक के बड़े अच्छे टाइम थे। उसमें उस ज़माने के अंदर 2003 के अंदर प्राइवेटाइजेशन, डीरेगुलेशन और वो जो है आपकी ये चीज़ें हुई थी। उसके बाद आपका क्या हुआ कि बैंकिंग सेक्टर डीरेगुलेट हुआ, आपका टेलीकॉम सेक्टर डीरेगुलेट हुआ, आपका ऑयल एंड गैस सेक्टर डीरेगुलेट हुआ। तो आप देखिए बैंकिंग जो प्राइवेटाइज हुई थी वो कहाँ से कहाँ पहुँच गई। टेलीकॉम के अंदर देखें कि इस मुल्क में कितनी ग्रोथ आई, और उससे पहले PTCL का हाल देखें और अपाल देखें, और फिर बात ये चीज़ें सारी जो है ना OMCs के कितने आपको नए लाइसेंसेस मिले। तो ये सारी अगर हम चीज़ें देखें तो वो चीज़ें वो कुछ बेहतर हुई थी। एक्सपोर्ट्स जो है आपकी तकरीबन $10 बिलियन से लेके 18-20 बिलियन डॉलर तक चली गई थी। टेक्सटाइल एक्सपोर्ट जो है 5 बिलियन से 12 बिलियन पे चली गई थी। और उसके बाद फिर ये 10 साल हुआ कि फिर चीज़ें उसी रट में लगने लग गई और सारा कुछ। और फिर अब जब PTI की अब आप बात करें जो 3 साल में आए, तो PTI के दौर में भी वही हुआ। PTI वाले आए तो बड़ा नैरेटिव लेके आए थे कि इमरान खान साहब चेंज लाएंगे, तब्दीली लाएंगे, बट अनफॉर्चुनेटली वो नहीं ला सके। अब वो लाना चाहते थे या नहीं ला सके ये एक अलग बहस है। उनके पास एक वीक कोलेशन थी, वो नहीं ला सके, ये अलग बहस है। उन्होंने पंजाब के अंदर जो स्मॉल लेवल करप्शन थी वो जो कम हो गई थी, जबकि हाई लेवल करप्शन ज़्यादा थी। उस स्मॉल लेवल करप्शन को उन्होंने एक दफ़ा उनकी जो भी अपॉइंटमेंट थी उससे जो चीज़ हुई वो एक अलग बात है। उन्होंने रियल स्टेट में सपोर्ट किया, वो अलग बात है। उन्होंने इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए जो है वो सब्सिडाइज क्रेडिट दिया, वो अलग बात है। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी थी कि जिसकी वजह से वो हालात उसी तरह चलते रहे। कुछ उन्होंने चीज़ें बेहतर की जो चीज़ें पिछले 10 साल में नहीं हो रही थी। मसलन उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट किया, उन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन को सपोर्ट किया,
उन्होंने ये चीज़ रियलाइज़ की कि ये इकॉनमी जो है इम्पोर्ट बेस पे ग्रो नहीं कर सकती है, इसको ग्रोथ मॉडल के लिए आपको इसको लिए मैन्युफैक्चरिंग करनी चाहिए, उसको सपोर्ट करना चाहिए, हमें एक्सपोर्ट को सपोर्ट करना चाहिए, हमारी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन जो है जिस पे बहुत ज़्यादा सपोर्ट है उसको भी करते रहे, जो एक गलत बात है, पर उसको करना चाहिए। आप देखें कि इसमें आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर जो इतनी इन्वेस्टमेंट हुई है, जो इतनी इन्वेस्टमेंट 2003 से 7 के दरमियान हुई थी, उसके बाद जीरो इन्वेस्टमेंट थी ऑलमोस्ट एक्सपोर्ट्स में, और उसके बाद आप बाकी सेक्टर में भी देखिए तो एक्सपेंशन हो रही है, तो वो मैन्युफैक्चरिंग की तरफ चीज़ें अच्छी हुई, सारा कुछ हुआ, उससे बात आगे। अब अगली बात कि पिछले 3 साल में क्या हुआ आपके सामने है कि जी पहले 2018 के अंदर जब आए तो एक इकोनॉमिक क्राइसिस खड़ा हो रहा था। वो इकोनॉमिक क्राइसिस इतने बड़े मैग्नीट्यूड का नहीं था, लेकिन चूंकि आपका पॉलिटिकल क्राइसिस 2017 से शुरू हो गया था, नवाज शरीफ साहब निकल गए हुए थे, इसहाक डार साहब चले गए हुए थे, मिफ्ता इस्माइल और शाहिद खाकान अब्बासी आ गए थे, लेकिन उन्होंने कहा कि वो उस वक्त ज़रूरत थी कि IMF पे जाने की, उस वक्त ज़रूरत थी करेंसी एडजस्ट करने की, उस वक्त ज़रूरत थी इंटरेस्ट रेट वो बढ़ाने के लिए, लेकिन उन्होंने बहुत थोड़ी करेंसी डिप्रिशिएट की, उन्होंने कोई इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाया, उन्होंने कोई IMF पे नहीं गए। फिर जाते जाते वो बजट एक ऐसा दे गए जो अनडूएबल था, वो जाता है वो एक जो है ना वो हरकत वो भी कर गए। उसके बाद जो हुआ कि जब PTI की गवर्नमेंट आई तो उसमें उन्होंने बड़ा गलत किया, उन्होंने 8-9 महीने ज़ाया कर दिए इस चक्कर में कि हमने IMF पे जाना है कि नहीं जाना। पहले CPEC को बुरा कहते थे, फिर चाइना के पास गए कि मुझे पैसे दो, फिर सऊदी अरब के पास गए, कहीं से नहीं मिला, इवेंचुअली उन्हें IMF करने पड़ा। उस वक्त जो उनके जो प्रॉब्लम था, जो उनके फाइनेंस मिनिस्टर थे असद उमर साहब एक तरफ वो पॉलिटिक्स कर रहे थे, दूसरी तरफ वो इकोनॉमी को देख रहे थे। उन्हें पता था कि IMF पर गुजारा नहीं होगा, पर पार्टी की एक लाइन थी कि जी तो हम तो मतलब $200 अरब लाएंगे, IMF को फेंकेंगे, ये करेंगे, वो जस्ट बात चलते रहे। फिर 9 महीने बाद क्या हुआ, आपकी टीम चेंज हुई, IMF पे गए, वो ज़ाया हुआ था टाइम, उसकी वजह से एडजस्टमेंट्स और सख्त हो गई, आपके इंटरेस्ट रेट ज़्यादा ऊपर जाने पड़े, आपकी करेंसी ज़्यादा एडजस्ट हो गई। बहरहाल उसके बाद हफीज़ शेख साहब और रज़ा बाक़िर साहब की जो टीम आई तो उन्होंने एक इस तरफ मूव करने शुरू कर दिया। उसमें उन्होंने कुछ बड़ी अच्छी पॉलिसीज लाई, जैसे फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, राइट, वो बहुत अच्छी पॉलिसी थी। फिर दूसरा यह है कि एहसास प्रोग्राम जो है उसको उन्होंने बड़ा साफ़ सुथरा किया, ये बड़ी अच्छी पॉलिसी थी। और इस तरह की इंडस्ट्रियलाइजेशन और मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट करते रहे, ये बड़ी अच्छी पॉलिसी थी। और इसके अलावा कुछ और चीज़ें अच्छी लाए, वो लेके चलते रहे, ठीक है जी। अब लेकिन अब वहाँ पे जा रहे थे, बड़ा अच्छा जा रहे थे, फिर पेंडेमिक आ गया। बिल्कुल, पेंडेमिक आ गया तो उसने ऑल टुगेदर सिचुएशन डिफरेंट कर दी। आपने एकदम इंटरेस्ट रेट जो है वो 13% से 7% पे ले आए, आप इकोनॉमी जो है वो स्टिमुलस में चली गई। बिल्कुल। अच्छा, पाकिस्तान ने चूंकि जो इस PTI गवर्नमेंट की जो वन ऑफ द बेस्ट पॉलिसीज वो यही थी कि आपने जो पेंडेमिक को बहुत अच्छा मैनेज किया, आपने जो स्मार्ट लॉकडाउन्स किए, जो NCOC बना, उसके जो डिसीजंस थे, जिस तरह से वो एग्जीक्यूट हुए, और जिस तरह से हम अगर अपने आप को हमसाया ममालिक से, हम मुल्क से कंपेयर करें, इंडिया में कितनी मिसमैनेजमेंट हुई कि जब पहले पेंडेमिक में लॉकडाउन लगा तो बसेस ट्रांसपोर्ट बंद हो गई, लोग हज़ारों किलोमीटर पैदल चलने लग गए। फिर जब दूसरी दफ़ा पेंडेमिक जब वो आया, जब वो वेरिएंट दूसरा डेल्टा आया, तो इंडिया में क्या हाल हो गए। खुदा का बड़ा शुक्र है कि पाकिस्तान में ऐसी कोई हालात नहीं हुई। तो इसमें हुकूमत को आप बिल्कुल इसमें आप उसको देंगे, क्रेडिट देंगे कि उन्होंने बड़ा अच्छा हैंडल किया। दूसरा ये हुआ कि हम हमारे उस प्राइम मिनिस्टर पहले दिन से कहते थे कि जी हमने स्मार्ट लॉकडाउन करना है, हमने लॉकडाउन में नहीं जाना है। शुरू में हमने कुछ अर्सा लॉकडाउन किया, बट हमने एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को नहीं बंद किया। चूँकि बाकी मुल्क बंद हो रहे थे, हमारे एक्सपोर्ट्स को बड़े ऑर्डर आने शुरू हो गए। फिर उस वक्त टर्फ भी आ गई, उस वक्त फिर लोगों ने इन्वेस्ट करना शुरू किया और एकदम इकॉनमी रिकवर करना शुरू हो गई। और पेंडेमिक के बाद आप देखिए कि आपकी एक्सपोर्ट्स भी बढ़ गई, थोड़ा सा इंपोर्ट पे प्रेशर कम हुआ, चीज़ें बेहतर हो गई, और एक साल ऐसा आया कि आपका करंट अकाउंट ऑलमोस्ट सरप्लस में आ गया। अच्छा, वहाँ पे सूरत हाल ये हुई कि जी 2021 के अंदर 2021-22 का जब बजट देना था, मई 2021 की बात है, तो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर को लगा कि यार ये हफीज़ शेख साहब जो है ना, ये ग्रोथ की तरफ नहीं जा रहे, ये ज़रा स्लो काम कर रहे हैं। जबकि इकोनॉमी की ज़रूरत ये थी कि भाई आप इसको मतलब स्टेबलाइजेशन पे लाना है, इसको स्लो लेके चले, ज़्यादा ग्रोथ की तरफ लाएंगे तो आप फिर वो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस में आ जाएंगे। उन्होंने हफीज़ शेख को कहा जाएँ आप घर जाएँ, वो ले आए जनाब शौकत तरीन को। शौकत तरीन ने आकर कहा मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। आपको पता है शौकत तरीन का स्टाइल क्या है, ठीक है। शौकत तरीन ने कहा मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं वो लूट सेल बजट जबरदस्त, सबको सब कुछ दे दो, जिसको जो चाहिए, उसामा को ये चाहिए, इसको ये चाहिए, दे दो, सबको दे दो, हम छिक्के मारेंगे, इकोनॉमी को ग्रो करें, करंट अकाउंट सरप्लस हमारा पहले है, और ज़बरदस्त ग्रोथ करके माइनर सा करंट अकाउंट डेफिसिट दे के जी हम इलेक्शन में चले जाएंगे। वाह, बहुत सुहानी कहानी थी। लेकिन
तो आप 6 महीने में जब कमोडिटी प्राइसेस सुपर साइकिल में जाने लगे। Right. अच्छा, पेंडेमिक का फिर दूसरा इम्पैक्ट क्या था? पेंडेमिक का पहला इम्पैक्ट ये हुआ कि जी आपकी कमोडिटी प्राइसेस बिल्कुल नीचे आ गई क्योंकि डिमांड रुक गई थी, और उसकी वजह से चूंकि नीचे आ गई और लॉकडाउन थे तो दुनिया भर में जो प्रोडक्शन के लिए इन्वेस्टमेंट थी या फ्रेश प्रोडक्शन थी वो कम होने लग गई। तो एक स्टॉक ऑफ फ्लो होता है, तो वो स्टॉक जो थे ना वो फर्दर बिल्ड नहीं होने लगे, और चूंकि दुनिया ने बहुत पैसा फेंका पेंडेमिक में तो एकदम डिमांड गई, तो आप फ्लो वो डिमांड गई तो उसकी वजह से फ्लो बहुत बेहतर होने लगे, लेकिन स्टॉक आपके डिप्लीट होने लग गए। सेल्स टू इन्वेंट्री रेशियो काफी डिस्टर्ब हो गई, वो डिस्टर्ब होगी, उससे कमोडिटी सुपर साइकिल में चली गई। बिल्कुल। अच्छा, डिफरेंट कमोडिटीज की डिफरेंट सुपर साइकिल होती है, जैसे ऑयल और उसके गैस और उसके डेरिवेटिव की एक साइकिल होती है। लेट्स से मिल्क, व्हीट, इन लोगों की एक अलग साइकिल होती है। फिर आपकी और तरह के ओर्स होते हैं, आयरन ओर्स एंड ऑल दैट, उनकी अपनी एक साइकिल होती है, स्टील वगैरह की। हुआ ये कि इस वक्त सारी कमोडिटीज़ जो हैं एक ही दफ़ा एक ही में ऊपर चली गई, सब सुपर साइकिल में चलेंगी, तो उससे दुनिया में एकदम बहुत बड़ा प्रेशर आया, पाकिस्तान में भी प्रेशर आया। दूसरा, हमने IMF को कहा था हम सब मानेंगे, मई 2021 में कहा IMF को हम सब मानेंगे। अगले दिन आपने 2 महीने बाद IMF को फारिग कर दिया कि जी ये तो ये। फिर आपने IMF के पास जाना था मार्च 2022 के अंदर, आपने हाथ जोड़ के सारी चीज़ें चेंज करके वापस ला के दोबारा IMF पे गए, अपडेट करके IMF पे गए। उस IMF के पास हम जब गए फरवरी 2022 में गालिबन, या उससे पहले अक्टूबर में भी हम थोड़ा सा हुआ, मैं टाइमिंग थोड़ी आउट कर रहा हूँ, बट उसके बाद फिर ये हुआ कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ गया, और फिर उसके बाद जो कहानी हुई कि तो वो आपके सामने है। बिल्कुल। तो ये कसूर 33 साल 40 साल का है। इसमें कुछ चीज़ें इन्होंने अच्छी की, कुछ इन्होंने नहीं अच्छी की, कुछ पेंडेमिक के मसले थे, कुछ फिर यूक्रेन और रशिया वॉर के मसले हुए। तो इस सारे मसले में जो एक्सपेरिमेंट हुआ ना रजीम चेंज करने का, जिससे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हुई, उससे मुल्क का बड़ा नुकसान हुआ। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं, वेरी कॉम्प्रिहेंसिव एक्चुअली। और बाइनरी टर्म्स में हम दुनिया के इवेंट्स को देख ही नहीं सकते कभी भी, इट्स ऑलवेज नॉन बाइनरी। अच्छा सर, IMF के ऊपर स्पेसिफिक 2 pronged क्वेश्चन। सबसे पहला तो ये कि हम लोग पिछले गालिबन 63 ईयर्स में, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, 22 to 23 टाइम्स वी वेंट टू द IMF। 1950 से स्टार्ट करता है अयूब खान की तरफ से। एक तो सर ये हमारा लव अफेयर विद IMF क्या एंड हो सकता है, ये कभी एंड होगा? दूसरा, ये लेमैन का एक क्वेश्चन इस तरह आता है कि हम IMF के अलावा कोई ऑप्शन नहीं, क्योंकि IMF के अंदर जब आप जाते हैं उनकी प्रोग्राम में एक इनहेरेंट इन्नेट इम्प्लिसिट चीज़ होती है, प्राइस इंक्रीजेस, एनर्जी के सब्सिडीज़ ख़त्म, क्योंकि उनका पूरी दुनिया में, आपको मेरे से ज़्यादा बेहतर पता, क्रिटिक ये है कि वो प्रो पुअर पॉलिसीज़ नहीं होती। आपको लोन दे रहे हैं, उनका मेन टास्क होता है कि आपका जो बजट डेफिसिट है वो श्रिंक हो। उसके लिए आपको वो मेजर्स देने पड़ते हैं जो उस वक्त इकोनॉमी में बिल्कुल ही हार्मफुल इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं। दैट सेड, आपको क्या लगता है इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं हमारे पास? चाइना हमारा इतना अच्छा दोस्त, कतर, सऊदी अरेबिया हमारे रिजर्व्स में ऑलरेडी रखवाते हैं, तो लेमैन समझ नहीं पाता कि वाई डोंट वी गो टू दीज कंट्रीज, पैसे मिल रहे हैं ना, IMF के पास क्यों जाते? तो ये 2 pronged क्वेश्चन है। जी उसामा, पहली ये बात आपको कि पाकिस्तान IMF पे क्यों जाता है, फिर दूसरी बात ये होगी कि IMF पाकिस्तान को क्यों लेता है। तो पहले पाकिस्तान IMF पे क्यों जाता है? उसामा, आप जो है 1 लाख रुपए कमाते हैं और आपका महीने का खर्चा है 1.5 लाख रुपए का, और उसमें आप याशी करते हैं। ठीक है जी, आप याशी करते हैं और आप मेहनत नहीं करते कि मैं यार 1.5-2 लाख रुपया कमाऊँ ताकि मैं अपने 1.5 लाख का खर्चा पूरा कर सकूँ। आपने कमाना भी नहीं है, याशी भी नहीं छोड़नी। फिर आप आते हैं जी कि अली मेरा दोस्त है, मैं इसके पास आता हूँ, इससे पैसे दे दो। फिर मैं जाता हूँ कि जी फलां मेरा दोस्त है, मैं उसके पास पैसे दूँ। शुरू में 2-4 दफ़ा आपको पैसे दे देंगे, फिर वो अगला कहेगा यार ये तो मतलब ये तो पैसे देने का क्या फ़ायदा, ये तो अपनी याशी करी जाएगा, करेगा नहीं। तो फिर आपके पास ये है कि आपका दोस्त तो आपके साथ कोई नहीं होगा, भाई सब अपना देखेंगे। तो उसमें ये होगा कि आपको किसी ऐसे के पास जाना होगा जो आपको पैसे दे दे। अब IMF एक इदारा है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसका मैंडेट ये है कि जो उसके मेंबर ममालिक हैं उसके लिए लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट है कि अगर कहीं से कोई पैसा नहीं मिल रहा तो IMF उसको सपोर्ट करेगा। IMF आपको ना नहीं कर सकता और IMF आपको ना नहीं करेगा, और जब आपको कोई पैसा नहीं देगा तो आप IMF के पास जाएंगे। इसी वजह से हम बार बार IMF के पास जाते हैं, और IMF के पास जाएंगे तो IMF पैसा देगा तो IMF कहेगा भाई तुम 1.5 लाख कमाते हो, 1.5 लाख खर्चा करते हो, लाख रुपया कमाते हो, तुम अपना या तो कमाई 1.5 लाख पे ले आओ या अपना जो है खर्चा लाख पे ले आओ, 2 ही काम कहेगा ना। तो वही IMF कहता है कि आप अपना बजट डेफिसिट कंट्रोल करो, या तो अपने रेवेन्यू बढ़ा दो या अपने एक्सपेंडिचर कम कर दो। तो उसमें फिर ऑप्शंस आपके पास है,
आप क्यों नहीं कहते कि मैं रियल स्टेट पे टैक्स लगाता हूँ? आप क्यों नहीं कहते मैं एग्रीकल्चर पे टैक्स लगाता हूँ? आप क्यों नहीं कहते ये जो इतनी सर्विसेज हैं जो जिस पे टैक्स नहीं पूरा दिया जाता मैं उनको लगाता हूँ? आप उन्हीं चीज़ों पे जिन गरीब के ऊपर इनडायरेक्ट टैक्स है वो ज़्यादा लगा देते हैं। ये तो आपका कसूर है। IMF तो नहीं कहता ये लगाओ, IMF तो कहता है यार ये आपका खर्चे फ़र्क है, आप इसको कैप करो, और IMF ये कहेगा क्योंकि IMF का काम है आपको स्टेबलाइज करना, तो वो IMF करता रहेगा। IMF का मैंडेट है ये, और आपके पास जब तक कोई नहीं आएगा, जब आपको कोई नहीं मिलेगा तो ये होगा। और इसी तरह से हम 20-25 दफ़ा IMF के पास आ चुके हैं, और 20-25 दफ़ा हम वही हरकतें कर रहे होते हैं जो हर दफ़ा कर रहे होते हैं, जिसको बहुत लोग और भी बात कह चुके हैं। जो इंसानिटी जो होती है, जो आइंस्टाइन की बात है, उसको तो बड़े अरसे से लोग बड़ा कह चुके हैं कि डूइंग सेम थिंग अगेन एंड एक्सपेक्टिंग अ डिफरेंट रिजल्ट। तो IMF पे आप बार बार जाते हैं और आप बार बार उन्हीं पॉलिसीज़ को रिपीट कर रहे हो तो रिजल्ट डिफरेंट नहीं आएगा। या तो आप अपने अंदर अपनी पॉलिसीज़ को चेंज करें, आप अपने अंदर एक तब्दीली लाएं। आप वो तब्दीली नहीं लाते। आपका 5 साल का इलेक्शन साइकिल है, आप कहते हैं IMF पे जाएंगे, हम थोड़ा सा स्टेबलाइजेशन होगी, फिर हम ग्रोथ पे जाएंगे, फिर हम अगला इलेक्शन आ जाएगा, फिर ये हमारा जो है जो वो कम होता जाएगा। इसमें हमारा एक बैलेंस ऑफ पेमेंट कंस्ट्रेंट जो है ना, हमारा एक है वो कट ऑफ है। एशियन डेवलपमेंट बैंक कहता है जी 5% पे होता था, वो 3.8% पे हो गया है, और फ्रीक्वेंसी भी बढ़ गई है, और मसला बढ़ता जा रहा है। और जितना हम इसको लटकाते जाएंगे उतनी ये तकलीफ़ में हम और आते जाएंगे, उतना हम नीचे और जाते रहेंगे रिलेटिव टू द अदर कंट्रीज़। तो IMF का लव अफेयर आपका जो है वो तो चलता रहेगा जब तक आप अपने आप को खुद ठीक नहीं करेंगे। और अगर आपको लगता है कि IMF कोई कॉन्स्पिरेसी कर रहा है, आपके साथ ज़्यादती कर रहा है, तो फिर ये आपके ज़हन में है, आपके ज़हन का फतूर है। क्योंकि भाई आप अगर ना जाएं IMF के पास, आप अपने लाख रुपए में खुद ही गुजारा करने लग जाएं, आप अपनी कंजम्पशन कम कर दें, या फिर आप कमाना बेहतर शुरू कर दें, तो ये तो आप पे डिपेंड करता है। आप इस तरह करेंगे, IMF तो यही चलता रहेगा और इस तरह ही करेगा। आज भी देखें, आपको चाइना नहीं पैसा दे रहा, सऊदी अरब नहीं दे रहा, चाइना के इवन जो चाइना ने अपने डेवलपमेंट बैंक्स बनाए हैं, AIB, जो ADB वर्ल्ड बैंक को काउंटर करने के लिए बनाए हैं, वो भी नहीं पैसे देते जब तक IMF नहीं देगा। वर्ल्ड बैंक ADB नहीं देता, कमर्शियल बैंक्स नहीं देते, सऊदी अरब नहीं देता, UAE नहीं देता, आपको इंटरनेशनल बॉन्ड नहीं देता, कोई भी नहीं देता। आपको कोई दुनिया में पैसे देने को तैयार नहीं, सिवाय एक्सपैट पाकिस्तानियों के, जो इस वक्त आज आपको पैसे देने को तैयार हो बगैर IMF के। राइट। एक्सिम, चाइना का जो एक्सिम बैंक है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ही, वो भी एक उन्होंने एज ए काउंटर बनाया, वो भी नहीं मानता इस पे कि हम लोग को नहीं मानता। गुड मनी, मतलब यू वांट टू रिकवर योर गुड मनी, बैड मनी तो उसके पीछे गुड मनी थोड़ी फेंकेंगे, कितना फेंकेंगे कि वो और गुड मनी बैड करते जाएंगे। सो यू हैव टू स्टॉप समवेयर। यू आर राइट। हाँ, बट IMF की कंडीशनैलिटी जिसे कहते हैं वो तो फिर अटैच्ड आएगी उसके साथ। यू आर राइट। तो भाई IMF इसलिए कहेगा वो आप में मसला है, IMF में मसला नहीं है, मसला आप में है। आप खुद को ठीक नहीं करना चाहते तो आप कहते हो IMF कॉन्स्पिरेसी कर रहा है, फलां कॉन्स्पिरेसी कर रहा है। भैया आप जो है 1.5 लाख से खर्चा कम नहीं करना, आपने जाके जनाब आली रेस्टोरेंट से खाने कम नहीं करना, आपने गाड़ी का AC नहीं बंद करना, ठीक है जी, आपने इंपोर्टेड कपड़े पहनने नहीं बंद करने, आपने फॉरेन ट्रैवल नहीं बंद करना, वो आपने करना है ना, आपने काम करने और कहना IMF मेरे पीछे पड़ा हुआ है। ये तो ब्लेम करने वाली बात है। ब्लेम करने वाली बात है। इसी से सर लीड करता है नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो इश्यूज हैं जो हमने नहीं करने, आपकी मतलब स्टूडेंट्स को, ऑडियंस को, सबके, हम जो बात करते हैं TV के ऊपर, इंपोर्ट ज़्यादा हो गई, एक्सपोर्ट कम हो गई, GDP ग्रोथ ज़्यादा कम, मतलब मेरे नज़दीक, एंड आई कैन बी रॉन्ग, ये तो सर सिम्टम्स है ना किसी, ये इन ऑफ इटसेल्फ इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, बल्कि ये सिम्टम्स हैं डीप रूटेड प्रॉब्लम्स के, तो जिन्हें स्ट्रक्चरल इशूज़ कहते हैं सर हम। तो आपके नज़दीक व्हाट इज़ योर लिस्ट ऑफ स्ट्रक्चरल इशूज़ ऑफ पाकिस्तान इकोनॉमी? कुछ स्पेसिफिक अगर बता सकें कि जी ये स्ट्रक्चरल इशूज़ हैं, जब तक ये ठीक नहीं होंगे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स तो ऊपर नीचे होते रहेंगे, लेकिन उनको ठीक करना काम है, वो क्या है सर आपके नज़दीक? देखिए जी, सबसे पहले ये तो आप बात मानते हैं ना कि ये जो चीज़ें हैं ये वो हैं सिम्टम्स हैं। स्ट्रक्चर इश्यूज़ में सबसे पहले देखें जी, तो इस मुल्क के अंदर प्रोडक्टिविटी बड़ी लो है। इस मुल्क के अंदर प्रोडक्टिविटी लो है। उस प्रोडक्टिविटी लो होने की वजह क्या है कि इस मुल्क के अंदर जो एजुकेशन लेवल है वो उसके मसले हैं, फिर उस मुल्क के हेल्थ और ये इस तरह की चीज़ों की प्रॉब्लम है। बट ये प्रॉब्लम होना मतलब की वजह से सिर्फ ये होता है कि ये हम ठीक कर दें, क्राइसिस नहीं जाएगा, क्राइसिस फिर भी आ सकता है। श्रीलंका के अंदर हम देखें, उनके ये इंडिकेटर्स हमारे से बहुत बेहतर है, उनके यहाँ क्राइसिस आ गया। सो देयर आर फर्दर इशूज़ इनटू इट एज वेल। तो एक तो ये आपको अपनी मुल्क की प्रोडक्टिविटी बेहतर करनी है, एनहांसमेंट करनी है। दूसरा ये आपका स्ट्रक्चर प्रॉब्लम इस वक्त ये है कि आपका जो फिस्कल सिस्टम है ना, जो रूट ऑफ द प्रॉब्लम है वो आपका फिस्कल है, वो अनसस्टेनेबल है।
दैट इज़ नॉट सस्टेनेबल। आपने 2011-12 में जब 18th अमेंडमेंट की, 18th अमेंडमेंट और 7th NFC अवार्ड किया, उसके बाद आपने ख़र्चों को बहुत सारे सूबों में बढ़ा दिए, और टैक्सेस का जो और डेट सर्विसिंग का और एनर्जी सेक्टर जो कि पूरा गवर्नमेंट के हाथ में है, और बहुत सारी चीज़ें जो गवर्नमेंट के हाथ में है, जैसे डिफेंस, वो सारा कुछ फेडरल गवर्नमेंट के, वो खर्चे उसके पास रह गए, और स्पेंडिंग आपने प्रोविंसेस को दे दी। आपने प्रोविंसेस को कर दिया बड़ा स्ट्रॉन्ग, आपने उनको खर्चे को दे दिए और वो दबा के खर्चे करते रहे, जबकि वो डेफिसिट उधर खड़े होते रहे, उसका कोई हाल नहीं है। ठीक है, उन्होंने एक सर्विसेज के ऊपर एक टैक्स उनको नया मिला, GST, ठीक है, उसमें कुछ ग्रोथ आई, बट उनके ऊपर जो बाकी टैक्स है, जैसे लैंड टैक्स है, रियल एस्टेट है, एग्रीकल्चर है, इसके ऊपर वो सूबों ने कुछ काम नहीं किया। उनको पैसे मिलते रहे, और आज भी जितना रेवेन्यू आता है उसका आप एक बड़ा हैवी परसेंटेज जो है वो आप सूबों को दे देते हैं, और आप बाकी सारे खर्चे आप फेडरल कर सकते हैं। तो ये तो सस्टेनेबल नहीं है। इसका तरीका ये होना चाहिए था कि आप 2nd ईयर से 3rd ईयर में जाते, लोकल गवर्नमेंट स्ट्रॉन्ग होती, वहाँ पे वहीं से पैसे भी जमा होते, वहीं से वो खर्चे भी आते और वो उसको लेके चलते। आपने हाफ बेक सोल्यूशन दे दिया उसके बाद, और आप वो सस्टेन नहीं कर सकते। आप नंबर 1 आपको इसको चेंज करना पड़ेगा, वन वे दी अदर। अब ये पॉलिटिकल इकोनॉमी का क्वेश्चन है या पॉलिटिक्स का क्वेश्चन है, ये एक डिफरेंट गेम है, बट ये सस्टेनेबल नहीं है सिलसिला, नंबर 1। ठीक है जी। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि जी आपके अंदर इस वक्त जो आपका एलिफेंट इन द रूम है ना जी, वो एनर्जी है आपकी। आपके अंदर एनर्जी के अंदर 1994 से अंदर आपने जो कॉन्ट्रैक्ट्स किए, वो कॉन्ट्रैक्ट्स आपने IPPs के साथ किए, उनको गारंटीड रिटर्न्स दिए आपने, और गारंटीड रिटर्न्स दिए वो डॉलर टर्म्स में दिए, US डॉलर इंडेक्सेशन से हुए, और उसके बाद ये हुआ कि जी वो कैपेसिटी पेमेंट के पहाड़ बनते गए, और वो 2015 में भी वही हुआ, 2002 के अंदर भी पॉलिसी वही आई, 94 में पीपल्स पार्टी वो लाई थी, 2002 के अंदर पॉलिसी मुशर्रफ साहब लाए थे, 2015 की पॉलिसी नवाज शरीफ साहब लाए थे। तो इन सारी पॉलिसीज़ में कोई फ़र्क नहीं रहा, सब ने वही पॉलिसीज़ की, और हर दफ़ा बल्कि रिस्क प्रीमियम बढ़ा, हर दफ़ा रेट बढ़े। तो उसकी वजह ये है कि ये आप इसको कर रहे हैं। अब सवाल ये आता है कि आपको ऐसा करना क्यों पड़ता है? वो करना इसलिए पड़ता है कि गवर्नमेंट इज़ द सोल बायर ऑफ द एनर्जी एंड गवर्नमेंट इज़ द सोल सेलर ऑफ द एनर्जी। अब मैं अगर इस मुल्क में IPP लगाता हूँ, मैं ये रिस्क लेता हूँ, तो मेरे से एनर्जी लेगा सिर्फ गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट ही रिकवर करेगा पैसे, और गवर्नमेंट ही मुझे पैसे देगा। अब मैं जब ये देखता हूँ कि यार मैं तो बेच नहीं सकता, गवर्नमेंट ने करना है, तो फिर मैं रिस्क क्यों करूँ? फिर 2 चीज़ें होती हैं कि जी आपके पास होता है कि जी एक फ्यूल कौन सा लगाना है, और दूसरा ये है कि आपको पेमेंट कब करेगा। उन्होंने कहा जी बाहर वालों ने कि जी हम फ्यूल की चॉइस हम पे छोड़ दें, ठीक है जी, हम अपनी मर्ज़ी करेंगे, आप पास थ्रू आइटम कर दें, सब चीज़ें दे दें। वो इंपोर्टेड फ्यूल पे चले गए, इंपोर्टेड फ्यूल आसान था, फर्नेस ऑयल ये वो, और उसके बाद गैस ये वो, तो वो आप उस पर चलते रहे। आपने लोकल फ्यूल की तरफ कोई तवज्जो नहीं दी, आपने कोल ये वो उसको डेवलप करने में बड़ा स्लो डाउन रखा। क्यों? क्योंकि वो फ्यूल की चॉइस आपने दे दी थी सेलर को, और जो रिस्क था उसको बेचने का वो गवर्नमेंट को। तो जब तक गवर्नमेंट इस सेल बेचने के रिस्क के नहीं निकलेगी, ये IPPs का स्ट्रक्चर ठीक नहीं होगा। तो गवर्नमेंट के अंदर फिर ये 9 डिस्कोज हैं, जो उन डिस्कोज के अंदर अपनी इनएफिशिएंसीज हैं, वो डिस्कोज का सिर्फ काम है कि भाई हमने रिकवरी करनी है, उन्होंने क्या ज़्यादा बेचना है नहीं बेचना उसका उनको कोई इंसेंटिव नहीं है, फिर चोरी के एलिमेंट अलग हैं, सारा कुछ है। तो ये एक तो एनर्जी सेक्टर को आपने डीरेगुलेट करना है, आपने पावर सेक्टर को डीरेगुलेट करना है। जो 2.5-3 ट्रिलियन रुपीज़ का जो इस वक्त सर्कुलेटेड आपका हो गया हुआ है एनर्जी का, वो सर्कुलेटेड कम करने का यही तरीका है कि गवर्नमेंट इसके अंदर से निकले, और नए प्रोजेक्ट जो आए वो गवर्नमेंट उसके अंदर ना आए। गवर्नमेंट कहे भाई आप बनाओ, प्राइवेट मार्केट में बेचो और ये करो, डिस्कोस को प्राइवेटाइज करे, उसके अंदर आगे डिवीजन करे, उसके अंदर एक जो है NTDC के साथ एक जो है बेचने का काम जो है गवर्नमेंट करे, और वो मतलब उसको ट्रांसपोर्ट का काम बिजली का गवर्नमेंट करे, तारों का काम बिजली करे, उसको आगे बेचना मार्केटिंग करना ये प्राइवेट सेक्टर को दे दे। दूसरा ये है कि पेट्रोलियम की कीमतें जो हैं वो गवर्नमेंट अपने हाथ से निकाल दे। अभी जो इस वक्त आपके मुल्क का सबसे बड़ा सिक्योरिटी एलिमेंट क्या है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर, अगर हम देखें तो आपका सबसे बड़ा पॉलिटिकल इशू, सबसे बड़ा सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी इशू आज क्या है? पेट्रोल की, डीजल की कीमतें कब बढ़ रही हैं, वो गवर्नमेंट के हाथ से निकल जाए, ये इशू ही ख़त्म हो जाता है। अच्छा सर, इन सब इशूज़ के साथ इकोनॉमिक पॉलिसी की बात करें, मैं पर्सनली भी कंफ्यूज या फिर ये डायलेमा समझ लें। जब आपने IMF की बात की, बिल्कुल मानते हैं, रेवेन्यू की बात की, स्पेंडिंग की बात की, बिल्कुल ठीक है, बट जोसेफ स्टिग्लिट्ज़ सर, वर्ल्ड बैंक का फॉर्मर चेयरमैन, नोबल लॉरिएट, उसने भी बड़ा लिखा है, क्रिटिसाइज़ भी किया IMF को। जो गरीब तबका है या जो
लो मिडिल क्लास है या वो जिनके लिविंग स्टैंडर्ड्स अभी इंप्रूव होने हैं, उनको तो सर अभी कर्टेलमेंट की बात मतलब हमें तो समझ आती है, बट उनको तो नहीं समझ आएगी ना कि अगर गवर्नमेंट अपना फिस्कल डेफिसिट कम करना चाह रहा है तो कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी बनाएगा, टैक्सेस बढ़ा देगा, अपनी स्पेंडिंग कम कर देता है, जो कि अभी भी होगा। तो इस सब के अंदर मतलब ये डिलेमा पॉलिसी मेकर्स फेस करते हैं, इसमें सस्टेनेबल ग्रोथ कैसे आएगी? मतलब जिसको हम डुअल इकोनॉमी तो पाकिस्तान में है ही, एसयूवीज़ भी सबसे ज़्यादा बिकती हैं, बल्कि सेडान से भी ज़्यादा भी एसयूवीज़ की सेल है, लेकिन दूसरी तरफ सर गुर्बत भी उतनी है। तो कौन से ऐसे कंक्रीट पॉलिसी मेजर्स हैं विद इन दीज कन्फाइंस जो आपने बताए हैं? क्योंकि क्लियरली हम लोग डेफिसिट तो नहीं अफोर्ड कर सकते, लेकिन उनका क्या करना है सर, वो जो लोगों के पास अभी ये जिसे ट्रिकल डाउन इफेक्ट करते हैं पहुंचा ही नहीं। तो हाउ कैन बी, व्हाट आर सम कॉन्क्रीट पॉलिसी मेजर्स दैट वी कैन टेक इन दैट रिगार्ड? अगेन मैं आपसे वही बात करूंगा कि जो आप 1.5 लाख रुपया कमाते हैं वो खर्चते हैं, आप लाख रुपया कमाते हैं। अब आपको ज़रा खर्चे के अंदर आ जाए, खर्चे में अब आपने खर्चे कम करने हैं। आपने क्या किया, अच्छा जी आप खर्चे कम कर रहे हैं तो वो आपने क्या किया, या कमाना बेहतर है। आपने क्या कि जी आप जनाब अली वो इम्पोर्टेड परफ्यूम लगाना नहीं बंद कर रहे, आप बाहर खाना खाना नहीं बंद कर रहे, आप अपनी याशी नहीं कर रहे, लेकिन बच्चों की जो तालीम है उसको आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। फिर आपने अपने बच्चे को कहा कि भाई तो स्कूल के बाद जो है थोड़ा सा काम करना शुरू कर दे, उसको अंडर एज काम पे लगा दिया आपने। तो आप इस तरह की हरकतें जब करेंगे तो फिर आपका बच्चा जो भी आपके घर के अंदर हैं लोग, वो कहेंगे यार ये तो गलत का है, ये तो बैंक जो आपको दे रहा है वो तो उसको गालियाँ देंगे, हम तो अच्छे चल रहे थे, लेकिन कसूर तो आपका है कि आपने अपने लेविश खर्चे नहीं कम किए, आपने बच्चे की पढ़ाई के खर्चे कम कर दिए, आपने बच्चे को काम पे लगा दिया। तो यही आपने है, आपने रियल एस्टेट के ऊपर टैक्स नहीं लगाया, आपने एग्रीकल्चर के ऊपर टैक्स नहीं लगाया, आपने अमीरों की टैक्स नहीं लगाया, अमीरों को पूरी सब्सिडी देते रहे, इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ाते रहे। आप सब्सिडी जो अमीर को ज़्यादा देते हैं वो रूट होती है उसके थ्रू, जैसे यूरिया आप सस्ता बेचते हैं, वो फर्टिलाइज़र कंपनी भी आधा उसमें से पैसे कमा लेती है। फिर ये सारा कुछ, बिजली आप अमीरों को भी सस्ती दे रहे हैं, ये सारा कुछ। तो आप जब तक अपनी पॉलिसीज़ के अंदर बैलेंस नहीं लाएंगे, आप जो पैसा अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी में कमाने वाला है उसको टैक्स नहीं करेंगे, जब तक आपके अपने जो सिस्टम की इनएफिशिएंसीज़ हैं, जो वो खर्चे हैं जिनको कम करना है वो नहीं करेंगे, तो फिर आप गरीब पे ही टैक्स आते रहेंगे, गरीब पे ही जुल्म डालते रहेंगे। लेकिन सर इन्होंने पिछली बार, आज से पहले काफ़ी बार पीटीए ने भी किया, ये जो नॉन पॉपुलर या अनपॉपुलर मेजर्स लेके टैक्सेशन की बात की इन्होंने, ट्रक ड्राइवर्स पे गालिबन लगाया था ये ट्रक सब पे, उन्होंने प्रोटेस्ट किया ये बैकफुट करके। तो ये भी तो एक फैक्टर है कि फिर दे डोंट स्टैंड, अगर कोई ऐसा पॉलिसी मेजर लेते हैं, अनपॉपुलर पॉलिसी डिसीजन लेते हैं टैक्सेशन के मामले में या नॉन फाइलर्स को कोई पेनलाइज करने के मामले में, तो फिर वो स्टैंड नहीं करते। इसकी क्या वजह है? मतलब क्या खुद स्टेक्स इन्वॉल्व होते हैं? मतलब क्लियरली अगर ऐसा करेंगे तो हमारी 56% इफ आई एम नॉट मिस्टेकन इनफॉर्मल इकोनॉमी का साइज़ है अराउंड 100 मोर देन $150 बिलियन, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है। तो ये अगर आएगी तो इन सब का भी कलेक्टिव ही फ़ायदा होगा, तो इनके डायरेक्ट स्टेक्स इन्वॉल्व हैं। अब बिल्कुल आप देख लें, जो पॉलिटिशियन होता है वो उसको फंडिंग कहाँ से आती है? पॉलिटिशियन होता है वो किसी न किसी कारोबार में होता है। हमारे यहाँ पॉलिटिशियन अमीर आदमी होता है, हमारे यहाँ पॉलिटिशियन इलेक्शन में पैसे लगाता है, हमारे यहाँ पॉलिटिशियन फिर इलेक्शन में पैसे लगाता है, इन्फ्लुएंस करता है, फिर उसके बाद उसका एक पूरी इकोनॉमी का सर्कल चल रहा होता है। या वो लैंडलॉर्ड होगा, या वो कोई इंडस्ट्रियलिस्ट होगा, या वो किसी किस्म की और कारोबार में होगा, और वो जो कारोबार में होगा उसका फ़ायदा होगा। अगर एक पॉलिटिशियन है, उसकी जो है वो धागे की फैक्ट्री है, तो धागे के वो जो है उसके इंसेंटिव्स को हमेशा रखेगा। एक पॉलिटिशियन जो है वो एग्रीकल्चरिस्ट है, लैंडलॉर्ड है, वो एग्रीकल्चर के ऊपर टैक्स नहीं लगने देगा। हर पॉलिटिशियन जो रियल एस्टेट में छक्के मार रहा होता है, हर जो पावरफुल मुल्क में आदमी है, जिस तरह के भी आप इंस्टीट्यूशन को लग दो, रियल एस्टेट के अंदर छक्के मार रहा होता है, वो रियल एस्टेट पे कभी टैक्स नहीं लगाने देगा। बिल्कुल। तो वो बात है, फिर तो पहले आप पे जैसे गरीब पे बंदे पे टैक्स लगेगा, तो गरीब की आवाज़ कोई नहीं है। ट्रायंगल स्टीप होता रहता है लेकिन बेस नहीं पड़ती, ट्रिकल डाउन नहीं होता। देखिए हमारे यहाँ जैसे होता है, जो मिफ्ता साहब अभी कुछ दिन पहले उन्होंने भी पॉडकास्ट किया था, जब मिनिस्टर बनने से पहले उन्होंने ये कहा था कि जी हम सब्सिडीज़ देते हैं, जैसे टर्फ की मिसाल दी थी कि सब्सिडी अमीरों को देते हैं, उसकी वजह से इंपोर्ट बिल बढ़ जाता है, या रियल एस्टेट पे देते हैं, वो कंज्यूम करते हैं, या वो मशीनरी मंगवाते हैं, उससे जब हमारा बिल बढ़ जाता है तो उससे करेंसी डेप्रिशिएट होती है, इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं, इन्फ्लेशन आती है। वो इन्फ्लेशन जो है गरीब पे इफेक्ट करती है, अमीर तो पैसे बना चुका होता है, बट इस स्ट्रक्चर को ठीक करने के लिए कौन आएगा? बिल्कुल वही स्ट्रक्चर, बार बार बात उसी भी आती है कि प्योरली इकोनॉमिक्स से बाहर निकल के पॉलिटिकल इकोनॉमी की बात है सारी, जो पॉलिसी मेजर्स हैं। सर फाइनली बताइएगा कि बजट आ रहा है 10th को,
तो आपकी अपनी पर्सनल एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, वो हमें कितना हद तक प्रिपेयर रहना चाहिए किन मेजर्स के लिए? वो कहते हैं ना, घबराना नहीं है, बस अब घबराने का वक्त है भी नहीं भी है। देखिए, बात यह है कि इस वक्त जो बजट आपका आ रहा है, आपने इस वक्त जो पिछले 3-4 महीने की सब्सिडीज़ दी हैं वो क्लॉ बैक करनी है। 300-400 अरब रुपए का आपने उसमें एडिशनल वो टैक्सेस लगाने हैं जो आप पिछले 3-4 महीने में सब्सिडी और टैक्सेस की फोरगो की है आपने पेट्रोलियम में, वो लेके आने हैं। फिर आपकी बहुत सारी टैक्स एग्जम्पशंस हैं जिन टैक्स एग्जम्पशंस को कम ख़त्म होना है। आपने फिर जाके आपने जो है नए टैक्सेस लगाने हैं जिसकी वजह से आपका जो है आपका नया जो फिस्कल डेफिसिट का टारगेट है वो कंट्रोल हो सके। फिर आपने डेवलपमेंट स्पेंडिंग को आपने कट करना है, ठीक है। उसके साथ ये सारी चीज़ें होंगी और पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ेंगी, बिजली की कीमतें बढ़ेंगी, इकॉनमी जो है वो फोर्स स्लो डाउन होगी, तो लोगों की चीखें निकलेंगी और बजट के अंदर काफ़ी चीखें निकलेंगी और अगले कुछ महीने बड़े मुश्किल हैं। मतलब सर कॉमन बंदे के लिए, फॉर द कॉमन मैन देयर इज़ नो रिलीफ इन साइट अभी फॉर द रेस्ट ऑफ द ईयर? फ़िलहाल तो कोई नहीं है। फ़िलहाल तो उस कॉमन आदमी को हाई इन्फ्लेशन मिलेगी, फ़िलहाल तो वो कॉमन आदमी पेट्रोल महंगा लेगा, फ़िलहाल तो वो बिजली के बिल ज़्यादा देगा, फ़िलहाल तो ये है कि उसको खाने पीने की और दूसरी अशिया महंगी होगी, फ़िलहाल तो ये है कि चूँकि कारोबार स्लो डाउन हो गए तो लोगों की नौकरियाँ जाएंगी, फ़िलहाल तो ये है स्मॉल बिजनेस जो है उसका कारोबार कम होगा, फ़िलहाल तो ये है कि अगला साल मुश्किल होगा। अगला साल मुश्किल होगा। अनफॉर्चुनेटली आई एब्सोल्युटली एग्री विद यू बिकॉज देयर इज़ नो अदर वे। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम, इट वाज अ प्लेजर। काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिवली आपने पाकिस्तान की इकोनॉमिक मैनेजमेंट और शुड वी से मिस मैनेजमेंट को हाईलाइट किया, एंड लुकिंग फॉरवर्ड फॉर मोर सिटिंग्स विद यू। थैंक यू उसामा।